अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है डेमोग्राफी। ये चैप्टर नंबर 9 है सीमेट का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक सवाल इसके अंदर से आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें डेमोग्राफी की सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाए। डेमोज मीन पीपल, ग्राफस मीन ड्राइंग, ठीक है। डेमोग्राफी डेफिनेशन बन जाती है साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मैथमेटिकली नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस एंड इज कंसर्न विद साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आ रहे हैं ना, उसका जो मैथमेटिकल नॉलेज है ना, या साइंस ऑफ पॉपुलेशन है, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज़ क्या है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसका चेंज क्या है, साइज़ कितने नंबर है इंडिविजुअल्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है, मेल फीमेल कितने हैं, ठीक है ना, 40 बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइम एंड स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, में अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, ठीक है। चेंज क्या आ रहा है कि अब वो ग्रो कर रही है, यानी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये चेंज आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। डायनेमिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशंस को, जैसे काइनेटिक्स हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा। पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होगा, चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो होगा ना, उसको पॉपुलेशन डायनेमिक्स करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1.1% ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज़ कर रही है, इस टाइम 7 बिलियन है, और 1.1% रेट के साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट 63 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। इसको एमसीक्यूज़ के वाले से याद रखें, ठीक है। पाकिस्तान का यहाँ पे लिखा हो कि रैंक के वाले से 6th नंबर है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का 5th नंबर हो गया, ये चेंज कर लें, ठीक है ना। इस टाइम पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और 243 मिलियन पीपल है इसके अंदर, ठीक है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम से सीधा आपको पता लग रहा है जिस वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर किसी मुल्क की पॉपुलेशन डबल हो जाए उसको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कह देंगे, ठीक है ना। अब ये होता है कि अगर एक मुल्क समझे अब 1% ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो 70 ईयर्स के अंदर उसकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। ये हमें पता कैसे लगता है जी, ये हमें पिछले जितने सेंसस डाटा थे ना उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया ना, तो उससे उन्हें ये फॉर्मूला मिला है कि 70 वो कॉन्स्टेंट है कि 1% अगर इंक्रीज़ कर रहा हो तो 70 सालों में डबल होती है, ठीक है। तो अब हमने किसी भी मुल्क का फाइंड करना, हम इस 70 के साथ उसके ग्रोथ रेट को डिवाइड कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है 1.49, तो उसको हम 70 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 47 ईयर्स आ जाएंगे। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन एनुअल वर्ल्ड का पूरे का ग्रोथ रेट 1.1 है, तो उसको 70 पे डिवाइड करें तो 63 ईयर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला नहीं इस्तेमाल होना, आगे वाला इस्तेमाल होना है, क्योंकि इसका आपके पास डाटा ही नहीं हो सकता। नंबर ऑफ हैपनिंग और इवेंट्स इन ईयर एट अ प्लेस डिवाइड बाय पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू रिस्क ऑफ हैपनिंग इन द सेम ईयर एंड प्लेस मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, ठीक है। तो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल होना, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ रहे हैं ग्रोथ रेट में। ग्रोथ रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, इनका जो डिफरेंस है ना, इन उसको हम ग्रोथ रेट कह देते हैं, CBR माइनस CDR। अब क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्रूड बर्थ रेट, ठीक है ना। यानी उस साल के अंदर जितनी लाइफ बर्थ हुई है ना, उसको अपने डिवाइड कर देना है उस साल के मिड में जितनी पॉपुलेशन थी टोटल कंट्री की, उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने 1000 के साथ, तो आपके पास CBR निकल आएगा, जो पाकिस्तान का है जी 26/1000। और क्रूड डेथ रेट सिमिलर टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। पाकिस्तान का CDR कितना है जी 7/1000 है। अब ग्रोथ रेट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो माइनस करने जी, माइनस किया तो हमारे पास ग्रोथ रेट हमारे पास 19/1000 निकल आया है, ठीक है ना। और इनका यहाँ पे कट ऑफ फॉर्मूला लिखा हुआ ग्रोथ रेट का क्या है, टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ्स इन आप ईयर एट अ प्लेस डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन द सेम प्लेस मल्टीप्लाई बाय, जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ, लेकिन मेरा यहाँ पे 1000 ही आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए रीजंस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रीजंस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में क्या है जी, रीजंस ऑफ पॉपुलेशन चेंज है कि रीजन ऑफ डायनामिक्स और चेंज इन द पॉपुलेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन, ठीक है ना। बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन का ना सवाल आ जाता है अक्सर, वो सिर्फ ये पूछता है कि बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन लिख दे, ठीक है, या इसका न्यूमेरिकल देता है, तो ये आपने रट्टा मार के याद करनी है। इसमें क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम T1 PT1 इज इक्वल टू PT0, PT0 है जो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, PT1 है जो आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, प्लस क्या B माइनस टी प्लस IM माइनस OM, तो ये अपने याद रखेंगे। B माइनस टी क्या बर्थ माइनस डेथ है, IM इमिग्रेशन है, OM आपकी आउट माइग्रेशन है, ठीक है ना। ये आपने यहाँ याद रख लेनी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन चेंज की होती है,
पॉपुलेशन चेंज होने की दो वजूहत हैं, एक तो नेचुरल इंक्रीज़ है, ठीक है ना। तो नेचुरल इंक्रीज़ वो ये है कि जो आपका नंबर ऑफ बर्थ का और नंबर ऑफ डेथ का डिफरेंस, इसको हम कहते हैं नेचुरल इंक्रीज़, ठीक है। दूसरा पॉपुलेशन में चेंज माइग्रेशन की वजह से आता है, ठीक है। यानी एक शहर है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, अचानक साइडों से लोग हिजरत करके वहाँ पे आ गए हैं, उसकी आबादी बढ़ जाएगी ना, तो माइग्रेशन भी एक रोल इफेक्ट करती है। लेकिन एक बात याद है कि माइग्रेशन से वर्ल्ड की पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं होगा, वर्ल्ड की सेम रहेगी पूरी दुनिया की। हाँ, एक कंट्री की या एक रीजन की पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो नेट माइग्रेशन आई एम माइनस ओ एम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वल किसकी होती है, नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट माइग्रेशन, ठीक है। ये एस सी वो अक्सर पूछ लेता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नेचुरल इंक्रीज़। तो हमने ये बता देना कि नेचुरल इंक्रीज़ जो वो डेथ और बर्थ का रेशो है, लेकिन नेचुरल इंक्रीज़ के अंदर अगर हम नेट माइग्रेशन ऐड कर दें तो फिर वो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, ये उसने बताया कि हाउ टू कैलकुलेट पॉपुलेशन बिटवीन सेंसस ईयर। एक सेंसस आपने किया है, उसके दरमियान में आप कुछ अर्सा बाद आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना, यानी फ्यूचर पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर PT1 प्रेजेंट इक्वल टू PT0 प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, और 1 + R की पावर T, ठीक है। R यहाँ पे उस कंट्री का ग्रोथ रेट होगा और जो पावर T है वो आप यानी सेंसस के कितने साल बाद जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किसी ने न्यूमेरिकल दिया कि 3% ग्रोथ रेट है, 2006 में हुई थी और 2012 में जानना चाह रहा है वो, ठीक है। तो पॉपुलेशन 2012 में इक्वल टू होगी पॉपुलेशन 2006 में जितनी थी वो लिखेंगे हम। 1 + 3 ग्रोथ रेट है, उसको उसमें हम जमा कर देंगे जी। R कितना है हमारा 3% है ना, 3% हो जाएगा 3/100, ठीक है। तो 1 + 3/100 और इसकी होल स्क्वायर होल पावर कितनी आ जाएगी, कितने ईयर्स बन रहे हैं 6 से 12 तक, 6 तो वो लिखे जाएंगे आपके, ठीक है। उसका दूसरा फार्मूला भी होता है जिसमें है जी PT1 = PT0 1 + ग्रोथ रेट /100 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों फार्मूले वैलिड हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें ये पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना अपने कि मोर्टेलिटी कितने लोग मर रहे हैं, दूसरा फर्टिलिटी कितने लोग पैदा हो रहे हैं, तीसरा माइग्रेशन कितनी हो रही है, ठीक है। चौथे नंबर में मैरिज और सोशल 5वें नंबर पे, ठीक है। लेकिन पहले 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा भी हो यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या है, वाइटल इवेंट्स एंड इज यानी मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, बेसिक मोर्टेलिटी मेजर है ना, कितने लोग एनुअली मर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा कितने लोगों की एनुअली डेथ हो रही है, आपकी मोर्टेलिटी आ रही है, ठीक है। इसको क्रूड डेथ रेट के साथ हम मेजर कर सकते हैं। तो क्रूड डेथ रेट असल में क्या होता है, बेसिक मोर्टेलिटी मेजर, ठीक है। उसके बाद आ जाए एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, एज स्पेसिफिक क्या है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ पर्सन ऑफ एज एक्स, यानी आपने अगर मिसाल के तौर पर 23 साल की एज स्पेसिफिक रिगार्डिंग 23 ईयर्स आपने फाइंड करना है, तो आप करेंगे नंबर ऑफ डेथ ऑफ पर्सन एज 23, यानी 23 के कितने बंदे मरे हैं इस साल के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज 23, ठीक है। यानी उस एज में कितनी डेथ हुई है डिवाइडेड बाय उस एज के टोटल कितने बंदे हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो निकल आएगा एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकल आएगा आपका। अदर मेजर्स कौन से मोर्टेलिटी के, ये SCQ है वही आपने याद रखना। अदर मेजर्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट और मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, ये 4 हैं जिनके जरिए मोर्टेलिटी मेजर कर सकते हैं। अब रीजंस क्या है हाई मोर्टेलिटी रेट की, पास्ट के अंदर क्या थी, सारी बात है हमें पता है कि पहले फेमन आते थे यानी फूड शॉर्टेज था, उसके बाद एपिडेमिक डिजीज़ थी, उनका कोई कंट्रोल या इलाज नहीं था, उसके बाद क्या था पुअर पब्लिक हेल्थ कंडीशंस थी, ये थे। अब वो कह रहा है काजेज ऑफ डिक्रीज़ इन मोर्टेलिटी, यानी अब डिक्रीज़ क्यों हो गई है, सिंपल इंप्रूवमेंट हो गई है पब्लिक हेल्थ के अंदर, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गई है, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है जिससे क्या हुआ है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई है जिससे क्या होगी फूड की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो बेहतर हो गई। यानी पहले था कि यहाँ एक जगह फेमन आए वहाँ पे आप खुराक पहुँचा भी नहीं पाए, ठीक है, लेकिन अब ये कि एक जगह आता है तो दूसरी जगह से लोग पहुँचा देते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा हमारे सैलाब आया तो इस तरह से लोगों ने राशन हर चीज़ वहाँ पे पहुँचा दी, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन अच्छी थी ना, अगर ना होती तो चीज़ें पहुँच ही ना पाती। उसके बाद आ जाए जी यहाँ पर लिखा हुआ है जी इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया, लेकिन ये याद रखें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी भी हाई है और पाकिस्तान के अंदर 57/1000 है, ये यहाँ पे लिखे हैं ना, वो याद कर लें MCQs के लिए।
ठीक है। उसके बाद फर्टिलिटी और नर्टिलिटी आ जाती है। फर्टिलिटी और नर्टिलिटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ अ मैन और अ वुमेन टू काज कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, ये फर्टिलिटी एंड नर्टिलिटी आती है। और पाकिस्तान में टोटल फर्टिलिटी रेट इस टाइम 3.2 है, यानी ऑन एवरेज एक फीमेल 3 से 4 बच्चे पैदा करती है, ठीक है ना। और मेनली जो फर्टिलिटी एंड नर्टिलिटी डिपेंड करती है वीमेन के ऊपर डिपेंड करती है, तो मेल के ऊपर कम करती है। तीसरा हमारा फैक्टर क्या था, माइग्रेशन, ठीक है। अगर इमिग्रेशन हुई है, लोग किसी जगह पे आए हैं, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर वहाँ पे आउट माइग्रेशन हुई है, लोग चले गए हैं छोड़ के उसको, तो वहाँ पे ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद आ जाती है मैरिज। मैरिज भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। इसका मेन वजह क्यों है, फीमेल एज। हमें पता है कि फ़ीमेल एक स्पेसिफिक एज के अंदर ही फर्टाइल होती है, जो कि 14 साल से लेके गालबन 45 या 49 ईयर्स तक की एज है, ठीक है ना। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर आप फीमेल मैरिजेस जो है ना, वो उसकी एज जो वो 18 से अगर आप 21 ईयर्स कर देना मैरिज की एज, तो पॉपुलेशन 25% डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाइल्ड बेरिंग ड्यूरेशन ऑफ फीमेल डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लेन को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जी, फीमेल का लिटरेसी रेट बढ़ा दें, आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ इंक्रीज़ करवा दें, फैमिली लिमिटेशन करवा दें, और जी आप मैरिज की एज इंक्रीज़ करवा दें। अच्छा, अब एक डेफिनेशन है कि पाकिस्तान के अंदर लिटरेट पर्सन किसको कहते हैं, 10 साल से ज़्यादा उम्र हो, कुरान पाक पढ़ना आता है और अपना नाम लिखना आता है। और पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया है लिटरेट का, ठीक है ना। इसी वजह से पाकिस्तान में 60% लिटरेसी रेट है, वरना असल निकाले तो बहुत थोड़ा है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फर्टिलिटी और नर्टिलिटी। फर्टिलिटी और नर्टिलिटी जो है ना, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये पास क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 बार, ठीक है ना। वो कहता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं, कौन से फैक्टर उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, डिपेंड किन पे करती है वो। सबसे पहले एज एट मैरिज, मैरिज के वक्त एज कितनी थी। अभी हमने कहा कि अगर मैरिज की एज को हम बढ़ा देते हैं तो उससे जो वो है ना चाइल्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज ग्रोथ रेट है जो वो कम हो जाता है, ठीक है ना। इस टाइम इस वक्त जो है ना वो 16 है, ठीक है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करके 20 से 21 कर देना है, तो वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ बर्थ वुड डिक्रीज़ बाय 20 to 30%, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, यानी मैरिड लाइफ की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है ना। करें जितनी जो फर्स्ट 5 to 15 ईयर्स होते हैं मैरिज लाइफ के, उसके अंदर मैक्सिमम बर्थ होती हैं, ठीक है ना। और 25 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ के बाद ना बच्चे पैदा होने कम और कर देते हैं लोग, ठीक है। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा आपने जो फोकस करना है ना फैमिली प्लानिंग का, वो फर्स्ट 5 ईयर्स या फर्स्ट 10 ईयर्स के ऊपर फोकस करें आपको, ठीक है। तो एज एट मैरिज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, उसके बाद स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये भी डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि हर एज ग्रुप के अंदर अगर आप 1 साल का वक्फा दे देना, तो आपका जो फर्टिलिटी रेट है ना वो रैपिडली डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ आ जाएगा। स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन पर डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने कम बच्चे पैदा करेंगे, तो एजुकेशन का इसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, जितने गरीब होंगे उतने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने अमीर होंगे उतने कम बच्चे होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखें, ठीक है। उसके बाद आ जाए रिलीजन, रिलीजन भी डिपेंड करता है। हिंदू और क्रिश्चियंस के बच्चे कम होते हैं, और मुसलमानों में हमें पता है कि 4 शादियाँ भी लाऊँ और बच्चे भी, क्योंकि हमारा ईमान है कि रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, तो मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा होते हैं आमतौर पर। उसके बाद आ जाए न्यूट्रिशन के ऊपर, जितनी वेल फेड होगी उतने बच्चे कम होंगे, ठीक है ना। ये सारे यूनिवर्स से आपने याद रखने हैं, आप ये अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में ज़रिए डिपेंड करता है। उसके बाद अदर फैक्टर्स, इसमें बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, कल्चर नॉर्म्स, री मैरिज, बेस्ट फीडिंग्स, कस्टम्स, ये सारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए कॉजेज़ ऑफ हाई फर्टिलिटी। हाई फर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या है, ठीक है ना। ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी जो डिटरमाइन करा, अब उसके कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं सोशल, लेक ऑफ एजुकेशन है, अर्ली मैरिजेज है, या फैमिली प्रेशर है, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर आप दबाव होता है कि शादी के फौरी बात कहते हैं जी बच्चा पैदा करें, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर आ जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि पेरेंट्स सीक प्लेयर फ्रॉम बियरिंग मैनी चिल्ड्रंस, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर आता है। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है, जो गरीब लोग होते हैं उनको होता है कि चिल्ड्रन पोटेंशियल अर्नर है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे, हमारे हाथ जल्दी बेहतर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, बच्चों को बड़ी एज में अपना सहारा समझा जाता है, ठीक है। तो अगर 2 बच्चे होंगे 2 सहारा बनेंगे, 4 बच्चे होंगे 4 सहारा बनेंगे। उससे क्या होगा जी, अगर बच्चे बेटे ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो बेटियां भी सारी बात साथ आएंगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल अर्नर्स है और सपोर्ट ऑफ ओल्ड एज, ये इकोनॉमिकल भी सोचती है वहाँ, ठीक है ना। हमारे गरीब ज़्यादा सोचते हैं कि और उसमें नुकसान ही करते हैं अपना। उसके बाद आ जाए डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या है कि
जितने ज़्यादा टू मैनी चिल्ड्रन बॉर्न टुडे लेटर बिकम पेरेंट्स, ठीक है, जितने ज़्यादा पैदा होंगे उतने उन्होंने पेरेंट्स भी तो बनना है, तो उतनी ज़्यादा आबादी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, तो कीप ऑन इंक्रीजिंग रहेगी। ना चाहिए कि वैसे ये वाला एक और फैक्टर उन्होंने नीचे लिखा, वैसे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये डेमोग्राफी के अंदर लिखा। उन्होंने कहा कि द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी आल्सो रिजल्ट इन हाई फर्टिलिटी। असल में ये वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, इसलिए डेमोग्राफी के अंदर उन्होंने लिख दिया, यानी पास्ट एक्सपीरियंस था कि ज़्यादा बच्चे मरते थे, ठीक है ना। तो अब पेरेंट्स ने अगर मिसाल के तौर पर बच्चे ही 2 पैदा किए हैं, ठीक है, और उन दोनों की डेथ हो जाए क्योंकि वहाँ पे कॉन्टेजियस डिजीज़ थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, कोई एंटीबायोटिक वैक्सीन नहीं थी, तो वो इसलिए इंश्योरिटी के लिए ना, इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे कि अगर इनमें से 3-4 1-2 की डेथ हो भी गई तो फिर भी 1-2 हमारा एंड तक बुढ़ापे तक बच जाएगा, ठीक है। तो एक ये वाला भी फैक्टर है। उसके बाद आए हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इफेक्ट फर्टिलिटी, ठीक है ना। उबर कॉजेज़ हैं। अब नीचे वो कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर हाई हो जाए ना, वो फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट रखती है। कैसे रखती है वो देखें। बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, अगर बच्चा जल्दी डेथ हो गया तो ज़ाहिर बात है फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देगी, और हमें पता है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब वो साइकिल चल रहा होता है प्रोलैक्टिन वाला, तो उसकी नेगेटिव इनहिबिशन होती है FSH और LH के ऊपर, ठीक है ना, और उस दौरान फीमेल कंसीव नहीं कर पाती मोस्टली, और उसका ओवुलेशन जो होती है वो सप्रेस हुई होती है। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट है। रिप्लेसमेंट इफेक्ट है, पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं ताकि अगर कोई मर गया तो उसको रिप्लेस कर सकें, ठीक है ना, यानी अगर बच्चा एक मर गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए वो एक और बच्चा फिर पैदा करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट इफेक्ट है। उसके बाद इंश्योरेंस इफेक्ट जो है, जैसे मैंने ऊपर कहा था, क्योंकि बच्चे पहले पुराने ज़माने में ज़्यादा मरते थे जवानी तक पहुँचने से पहले, इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि एंड तक सर्वाइव कर जाए। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट, रिप्लेसमेंट इफेक्ट और इंश्योरेंस इफेक्ट की वजह से एक्चुअली हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी के साथ फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, ये इफेक्ट करती है फर्टिलिटी को। उसके बाद आ जाए बेसिक फर्टिलिटी मेजर्स। आपको फर्टिलिटी अपने मेजर कैसे करनी है, जैसे हमने पीछे अभी मोर्टेलिटी मेजर की थी IMR से, MMR से, ठीक है, इसी तरह अभी यहाँ पे बेसिक फर्टिलिटी कैसे मेजर करनी है हमने। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट सिंपल है, वही नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय मीडियन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास आ रहा है क्रूड बर्थ रेट। लेकिन क्रूड बर्थ रेट ना आपका एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि सारी पॉपुलेशन तो नहीं है जो बच्चे कंसीव कर सके। तो उसमें क्या होता है, हम जनरल फर्टिलिटी रेट की तरफ जाते हैं। जनरल फर्टिलिटी रेट उस पॉपुलेशन को रिफाइन करता है जो कि काबिल बच्चे पैदा कर सके। उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स, क्योंकि असल में ये वो पॉपुलेशन है जहाँ जिनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन एज 15 to 49 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास आ जाएगा जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इनको आपने याद रख लेना, MCQ में पूछ लेते हैं, और ये 1-2 रेट वो ना SCQ के अंदर पूछ लेता होता है। उसके बाद आ जाए एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक आपको फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू अ वुमेन ऑफ एज फलां डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वुमेन ऑफ एज फलां, ठीक है ना, यानी 23 साल की वुमेन को कितने बच्चे हुए हैं डिवाइड बाय 23 साल की टोटल वुमेन्स कितनी है, तो आपके पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है आपके मुल्क का या आपके, उसमें क्या एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को आप सबको ऐड करते, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट निकलाएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे एज फर्टिलिटी जो निकालते हैं ना, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, वो हम 5-5 साल के उससे निकालते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव इफ़ शी वाज टू पास थ्रू हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स bearing child at the same rate as the women now in each age group। एक्चुअली टोटल फर्टिलिटी क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर इस टाइम कितनी वुमेन्स प्रेजेंट हैं या कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने अभी रिप्रोडक्टिव एज से गुजरना या गुजर रही हैं, तो वो मैक्सिमम अगर बच्चे पैदा करते हैं तो कितने पैदा हो सकते हैं, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट आपका है, यानी एवरी वुमेन जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज से पास करेगी और सेम रेट को जो एज स्पेसिफिक रेट है उसको फॉलो करेगी, तो उसके कितने बच्चे होंगे और उनको मिलाकर टोटल फर्टिलिटी रेट कितना निकल सकता है। तो हम सम कर देंगे तमाम का, क्योंकि हमने 5 साल के उससे लिया होता है इंटरवल के साथ, तो हम टोटल सम मल्टीप्लाई बाय 5, इससे हमारे पास निकल आएगा TFR। उसके बाद आता है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। पहले टोटल रेट आप ग्रोस प्रोडक्शन रेट कितना है आपकी कंट्री का। ग्रोस प्रोडक्शन रेट है कि जो एक, तो उसमें तो हमने वुमेन्स ली थी, अभी यहाँ में हम गर्ल्स को लेंगे। ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट से अपने G से याद रखना है, ग्रोस प्रोडक्शन रेट में G आ रहा है तो G से गर्ल्स, यहाँ पे हमने गर्ल्स लेनी है। इज़ द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स दैट वुड be born to a woman if she experienced to current fertility pattern throughout the reproductive rate। इसमें हमने वो लड़कियां पैदा की, वो गाँव काउंट की हैं जो किसी भी फीमेल को उसकी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, जब वो रिप्रोडक्टिव, पहले हमने ऊपर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ कितने बच्चे वो
पैदा करेगी फीमेल जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज से गुजरेगी। फिर हमने कहा था कि असल में ग्रोथ रेट या जो पॉपुलेशन वो डिपेंड किस पे करती है, फीमेल्स के। पता हमने अब उस स्पेसिफिक हो गए हम, स्पेसिफिक हमें ग्रोथ के अंदर हम गर्ल्स पे हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी पैदा होंगी उस फीमेल को जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज से गुजरेगी, सेम रिप्रोडक्टिव स्पैन या सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है, अज्यूमिंग नो मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न डिवाइडेड बाय वुमेन एक्सपीरियंसिंग करंट फर्टिलिटी पैटर्न अज्यूमिंग नो मोर्टेलिटी। इससे हमारे पास आ जाएगा GRR। इससे भी स्पेसिफिक हम हो जाए तो नेट रिप्रोडक्शन रेट आता है। नेट रिप्रोडक्शन रेट N से आपने याद रखना है न्यू बोर्न। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हमने गर्ल्स को काउंट करना है, G से गर्ल्स। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में आपने न्यू बोर्न, ठीक है, N से याद रखना है। यानी इज द नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बोर्न गर्ल विल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। यानी एक जो नवमौलूद बच्ची है आपके पास, न्यू बोर्न गर्ल है, जब वो अपने उसके अंदर से गुजरेगी ना रिप्रोडक्टिव एज से, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी और मर्टिलिटी रेट को फॉलो करते हुए, तो वो ऑन एवरेज कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स को जन्म देगी, ये हमारा नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकलेगा, ठीक है ना। N से आपने लिखना है कि न्यू बॉर्न को याद रखना है, G ग्रोथ से आप याद रख लें नंबर ऑफ गर्ल्स को, ठीक है। इससे आपको आइडिया। टोटल फर्टिलिटी रेट आपने टोटल बच्चे जितने पैदा हो सकते हैं फीमेल्स को, ये याद रखना है, ठीक है ना। इनको आपने ये डिफरेंस याद रखना है, ये आ जाते होते हैं। अब यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है इसके हिसाब से अपने एक MCQs भी याद रखना है कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज़ अ डेमोग्राफिक इंडिकेटर। ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर है। अगर आपका नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 हो जाता है ना, इसका मतलब है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। यानी अगर नेट रिप्रोडक्टिव यानी अगर एक गर्ल्स पैदा हो रही है तो उसके साथ सारी बात एक मेल पैदा होगा और रिप्लेसमेंट में लेवल पे होगी, यानी दो को दो रिप्लेस करते हैं, कहते हैं पेरेंट्स को 2 बच्चे रिप्लेस करें, रिप्लेसमेंट लेवल आ जाएगा तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग करेगी, ठीक है। अरे इसके अब डेमोग्राफर्स कहते हैं कि गोल ऑफ नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 अचीव हो सकता है ओनली इफ़ अगर 60% ऑफ द एलिजिबल कपल्स आर इफेक्टिवली प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। यानी 60% अगर हमारे जो एलिजिबल कपल्स हैं वो फैमिली प्लानिंग को फॉलो करना शुरू कर दें तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 फॉलो हो सकता है। उसके बाद चाइल्ड वुमेन रेशो है, नंबर ऑफ चाइल्ड 0 to 4 years डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स 15 to 44 डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारे पास चाइल्ड टू वुमेन रेशो आ गया। ये उन इलाकों में ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का कोई हिसाब किताब ना हो, फिर हम सेंसस से डाटा निकालते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी रेट है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वुमेन्स मल्टीप्लाई बाई 1000 प्रेगनेंसी रेट निकल आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी अबॉर्शन टाइम, अबॉर्शन रेट, नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ अबॉर्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज मल्टीप्लाई 1000 अबॉर्शन रेट निकल आया। उसके बाद अबॉर्शन रेशियो है, नंबर ऑफ अबॉर्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाई 1000। उसके बाद मैरिज रेट आ गया, नंबर ऑफ मैरिज इन द ईयर डिवाइडेड बाई मीडियन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, ये निकल आएगा, ठीक है। जनरल मैरिज रेट, नंबर ऑफ मैरिज विद इन 1 year डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अनमैरिड पर्सन एज 15 to 49 years, ये निकल आएगी, ठीक है। अब आ जाएंगे पॉपुलेशन पायरामिड पे, ठीक है। पॉपुलेशन पायरामिड इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया और अ कंट्री। पॉपुलेशन पायरामिड असल में पॉपुलेशन की पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में आप पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, लेकिन ऑन किस फॉर्म पे, ऑन इन टर्म ऑफ इट्स कंपोजिशन बाय एज एंड सेक्स, ठीक है ना। एज और सेक्स की कंपोजिशन पे करेगा, यानी वो एज के हिसाब से उनको अरेंज कर देगा और सेक्स के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया ऑफ अ कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स कंपोजिशन बाय एज एंड सेक्स एट पॉइंट इन टाइम प्रोवाइड द डेमोग्राफिक स्टेटमेंट ऑफ द करंट एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें मेल राइट साइड पे होते हैं, फीमेल्स लेफ्ट साइड पे होती हैं, नहीं सॉरी मेल्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, फीमेल राइट साइड पे होती है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो बेस बनाते हैं पायरामिड के, और जो एल्डरली होते हैं वो टॉप होते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स कौन सी है? ट्रायंगुलर हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा हैं। बी ही हो सकता है, जैसे सिंगापुर में जब वर्किंग यानी ब्रॉड सेंटर्ड है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। या रेक्टेंगुलर हो सकता है स्टेशनरी, जैसे यूके में, यानी बराबर है सारे। यूजेस क्या है? मेल टू फीमेल रेशो बता सकता है, पॉपुलेशन चेंज के बारे में बता सकता है, डिपेंडेंसी रेशो कैलकुलेट की जा सकती है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी कंट्री की निकाली जा सकती है। ओवर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन आउट बैलेंस कर दे रिसोर्सेज को, इसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। हम डिपेंडेंसी रेशो क्या है? डिपेंडेंसी रेशो होता है कि कमाने वाला और खाने वालों का असल में रेशो, जैसे सादा अल्फाज में कहूँ, ये क्या है? चिल्ड्रन प्लस एल्डरली डिवाइडेड बाय वर्किंग एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इससे आपका निकल आएगा डिपेंडेंसी रेशो। और जो पाकिस्तान का इस टाइम 66% है। इसका मतलब है कि 100 में से 66 लोग पाकिस्तान के अंदर खाने वाले हैं और 44 कमाने वाले हैं, ठीक है। और जापान के अंदर ये कितना है? 44%। उसके बाद डिपेंडेंसी सिंड्रोम क्या होता है? ये असल में एक एटीट्यूड और एक बिलीफ है कि
खास एज ग्रुप जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर सकता या खुद नहीं कमा सकता, और रिवर्स होता है चैरिटी के साथ। यानी हमारे पेरेंट्स में अक्सर होता है, आप भाई देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जैसे 18 साल से ऊपर होते हैं वो कहते हैं जी कमाना शुरू करें, ठीक है, वो पढ़ भी रहते हैं साथ कमा भी रहे होते हैं। हमारे क्या होता है जी, हमारे जब तक आपकी तालीम नहीं पूरी होती आप कमा नहीं सकते, ये हमारे ज़हनों में बैठा हुआ है और हमारे पेरेंट्स के ज़हनों में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी सेक्स रेशो। सेक्स रेशो है नंबर ऑफ़ मेल्स टू नंबर ऑफ़ फीमेल्स, ये पूरे वर्ल्ड में ये है एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया वाले उल्टे हैं, ठीक है। उनमें जी नंबर ऑफ़ फीमेल्स टू नंबर ऑफ़ मेल्स को सेक्स रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब अभी भी जो है ना वो फीमेल्स कम है, मेल्स ज़्यादा है, इसलिए जो सेक्स रेशो वो लो है। उसकी वजह क्या है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, फीमेल ज़्यादा हो रही है लेकिन पहले आमतौर पर अभी तक लो है। उसकी वजह क्या है कि मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है, हम देखते हैं हर किसी को, देहातों में तो अब भी मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस है। उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड अभी तक है, फीमेल फैटिसाइड, फीमेल हो तो अबॉर्ट करवा दी जाती है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। मेल बाइस इन पॉपुलेशन नॉमिनेशन। उसके बाद निगलेक्ट ऑफ गर्ल्स है। बायोलॉजिकल काज भी है इसका कि जो मेल स्पर्म होता है वो लाइटर इन वेट होता है तो वो जल्दी फर्टिलाइज कर देता है और जल्दी रीच कर जाता है एग के पास, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ जाता होता है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है कि एक पॉपुलेशन मूव कर रही है फ्रॉम हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टिलिटी रेट टू अ स्टेट ऑफ, यानी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू अ स्टेट ऑफ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है ओल्ड बैलेंस, दूसरी स्टेज होती है न्यू बैलेंस, ठीक है, और दरमियान में इन दोनों की एक स्टेज आती है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में क्या होता है जी, अब ये पढ़ लीजिए। ओल्ड बैलेंस में क्या होगा, इसमें फर्टिलिटी भी आपकी हाई थी, मोर्टिलिटी भी हाई थी, ठीक है ना, जैसे पास्ट में था। न्यू बैलेंस में क्या होता है, इसमें जी वेल डेवलप्ड हो गई है, उसमें फर्टिलिटी मोर्टिलिटी तो लो ही है लेकिन फर्टिलिटी भी लो हो गई है, ठीक है, और नया बैलेंस अचीव हो गया है, ठीक है। उसके बाद इम्बैलेंस, इम्बैलेंस एक दरमियान की स्टेज आती है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आजकल चल रही है कि मोर्टेलिटी तो लो हो गई है लेकिन फर्टिलिटी लो नहीं हुई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, स्टेज ऑफ नेचुरल इनक्रीज विल लीड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। वैसे ये कहते हैं जो पॉपुलेशन जिनकी कम होती है कंट्रीज़ उनके लिए तो ठीक है, मैन पावर बढ़ाने में काम आती है, लेकिन मोस्टली ये आउट इतनी फास्टली ग्रो करती है कि इकॉनमिक और सोशल कायोस का बाइस बनती है, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज इसी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की इस फेज़ के अंदर है, इम्बैलेंस की। उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफिक सर्कल। अच्छा, ये आपने याद रखना, ट्रांजिशन की स्टेजेस 3 है। ट्रांजिशन से ट्राई का लफ्ज़ याद रखना, उसकी 3 है, बैलेंस, न्यू, ओल्ड और इम्बैलेंस। उसके बाद आ जाए डेमोग्राफिक साइकिल। साइकिल से याद रखें कि साइकिल के ज़्यादा भी हिस्से हो सकते हैं, तो ट्रांजिशन ट्राई से 3 रखेंगे, साइकिल का आपको सारी बात पता लग जाएगा कि साइकिल की चीज़ देनी है 5 है। इसमें हाई स्टेशनरी होती है, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइन, ठीक है। हाई स्टेशनरी में क्या होता है, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट है, CBR CDR दोनों हाई थे, कैंसिल कर रहे थे और हाई स्टेशनरी थी। सेकंड स्टेज आई है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होगा, डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया, बर्थ रेट वहीं पे है, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, अर्ली एक्सपेंड की है। साउथ ऑफ एशिया और अफ्रीका की काफ़ी कंट्रीज इस स्टेज में। उसके बाद क्या है, लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या हुआ जी, फर्टिलिटी लो होनी स्टार्ट हुई है लेकिन मोर्टिलिटी और ज़्यादा लो हो गई है, ठीक है ना, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी इसलिए एक्सपेंड ही कर रही है, ठीक है ना। पाकिस्तानी स्टेज के अंदर एमसीक्यू वाले से जाए ऐसे के पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेज में डेमोग्राफिक साइकिल की 3rd स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग में, ठीक है। उसके बाद 4th स्टेज आती है। 4th स्टेज होती है लो स्टेशनरी, तो इसमें बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया और बराबर हो गया, एक दूसरे को कैंसिल करती है और पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो गई है, ठीक है। स्वीडन जो है ना वो इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आती है 5th स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें बर्थ रेट ज़्यादा कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, यानी बर्थ बहुत कम हो गई है डेथ से भी ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा जी, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे ग्रोथ रेट। ये जर्मनी के अंदर सीन है इस टाइम, ठीक है। उसके बाद आ जाए डेमोग्राफिक ट्रैप। डेमोग्राफिक ट्रैप क्या कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उनमें जो हाई बर्थ रेट है ना कपल्ड विद डिक्लाइनिंग डेथ रेट, यानी वही इम्बैलेंस की स्टेज के अंदर वो ट्रैप हो गए हैं, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रैप, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी, आपको पता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को कहते हैं। इकोसिस्टम, यूनिट ऑफ इकोलॉजी या वेल डिफाइंड एरिया कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल ट्रांजिशन होती है एक, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी इकोसिस्टम की ट्रांजिशन क्या है, उसकी भी है 3 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा कि कोई भी इन्वायरमेंट है ना वो सपोर्ट करता है कि ग्रोथ हो ताकि वो बड़े इंक्रीज़ होगा, हम देखते हैं हर चीज़ अपने साइज़ को बढ़ाने की तरफ जाती है, तो इकोसिस्टम पहले सपोर्ट करता है इंक्रीज़ को, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो उसके सोर्सेज को ही आउटसोर्स कर गया तो उससे क्या होगा, कोलैप्स कर जाता है। तो सेकंड फेज़ में क्या होगा कि फर्स्ट फेज़ में तो उसने ग्रोथ को सपोर्ट किया,
सेकंड फेज़ में क्या होगा कि ह्यूमन एक्सीड होना स्टार्ट हो जाएंगे सस्टेनेबल यील्ड से ज़्यादा, ठीक है, रिजर्वियर यूज अप हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होगा कि इस कदर इंक्रीज़ हो गया कि नेचुरल को सोर्सेज की रिडक्शन हो गई और इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। उसके बाद पॉपुलेशन मोमेंटम पे आ जाए। मोमेंटम को आप याद रखें, मैस इंटू वेलोसिटी आपने याद किया था फिजिक्स के अंदर, वही है असल में। इसकी डेफिनेशन आप देखें ना तो यहाँ से ही देखें, इफ़ अ कंट्री पॉपुलेशन वो कहता है एक कंट्री की पॉपुलेशन अगर उसका ग्रोथ रेट आप अचानक अब्रप्टली डिक्रीज़ कर दे 1% के ऊपर, रिप्लेसमेंट लेवल के ऊपर आप ले आए उसको, ठीक है ना, 1% ही रिप्लेसमेंट लेवल, एक कंट्री है उसका ग्रोथ रेट आपने अब्रप्टली रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर कर दिया है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी एक काफ़ी सालों तक ना इंक्रीज़ करती रहेगी, ठीक है, इसको कहते हैं हम पॉपुलेशन मोमेंटम। अब इसकी वजह क्या, इंक्रीज़ क्यों करती रहेगी, असल में क्या है जी, टोटल फर्टिलिटी आपने डिक्रीज़ कर दी है जी रिप्लेसमेंट लेवल तक, लेकिन अभी भी उसके अंदर पोटेंशियल पेरेंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक फ़ीमेल है जिसने ऑन एवरेज जब 3.2 फर्टिलिटी रेट है तो उसके 3 से 4 बच्चे, जिसमें से 2 फीमेल्स होंगी, तो वो 2 गर्ल्स अभी पैदा हो चुकी हैं जिन्होंने आगे जाके बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है ना। तो जब तक वो जवान होगी तब तक वो जो यानी पाकिस्तान का अगर अभी हम डिक्रीज़ कर दें ना रिप्लेसमेंट है, तब भी पाकिस्तान की आबादी 40 साल तक बढ़ती रहेगी, 40 साल के बाद जाके वो कम होना शुरू होगी, ठीक है ना, या ये वहीं पे स्टिल होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद आ जाए इम्प्लीकेशन ऑफ हाई पॉपुलेशन। इम्प्लीकेशन यानी इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इनएडिक्वेट फूड हो जाएगी, पॉवर्टी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ आएगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आएगी, वाटर सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन आएगी, इनसैनिटेशन आएगी, ओवर क्राउडिंग आएगी, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, एक्जिशन ऑफ सोर्स, जितने लिखने हैं आप लिखते हैं, ठीक है। इसको वो 3 हेडिंग में डिवाइड करते हैं कि वो कहते हैं कि डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन है, कहते हैं इकोनॉमिक्स है, कहते हैं सोशल है। डेमोग्राफिक में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी एज स्ट्रक्चर, यानी हाई फर्टिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा होगा। उसके बाद वो दूसरे नंबर एज स्ट्रक्चर आ गया, दूसरे नंबर पर डिपेंडेंसी रेशो आ गया, तीसरे नंबर पर माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, 3 में कहते हैं वो डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन भी क्या है जी, जो लार्ज पॉपुलेशन जो होगी ना वो मूव करेगी अर्बन एरियाज़ की तरफ, ठीक है ना, इससे माइग्रेशन होगी, इससे पॉपुलेशन। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या आएगी, पर कैपिटा इनकम कम पड़ेगी, कम हो जाएगी, ठीक है, एडिक्यूट शेल्टर कम हो जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगी। सोशल इम्प्लीकेशन, सोशल इवल्स बढ़ जाएंगे, जब खाने को नहीं मिलेगा क्राइम आएंगे, एक्सीडेंट आएंगी, एपिडेमिक्स आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ हेल्थ, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक फीचर्स आपने याद नहीं करने, ये वाइटल इंडेक्स याद कर लें, सवाल आया वो वाइटल इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एट स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस पे एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जितनी लाइफ बर्थ हुई है ना, उसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डेथ एट द सेम टाइम एट द सेम पीरियड, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास वाइटल इंडेक्स आ जाती है, ठीक है ना। यानी एक मिसाल उसने नीचे दी हुई है कि एक सिटी उसमें बर्थ हुई है 450 और डेथ हुई है 300, 450 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100, 150 निकला है। अब ये आपने इसके याद रखने हैं जी। अगर वाइटल इंडेक्स आपकी 100 होती है ना, इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन बर्थ और डेथ की इक्वल है और ना इंक्रीज़ कर लिया ना डिक्रीज़ कर लिया, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन वाइटल इंडेक्स 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, और अगर आपकी वाइटल इंडेक्स 100 से कम है, इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डेंसिटी पॉपुलेशन, पर्सन पर स्क्वायर माइल जो होती है इसको डेंसिटी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर 618 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एक बंदा कितने ईयर एक बंदा जी सकता है, ठीक है ना, अगर वो सेम डेथ और मोर्टलिटी रेट को फॉलो करे, एज स्पेसिफिक जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पास क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस आता है, ये आपने याद रख लेना, ठीक है। वो कहता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर कंपेयर करें डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ठीक है। तो ये अपने लिख लें, पास पेपर से देखना, वहाँ से देख लें। डेवलप्ड के अंदर क्या होगा जी, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेवलपिंग में बच्चे ज़्यादा होंगे, एल्डर ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बर्थ और डेथ रेट इक्वल होंगे डेवलप्ड के, हमारी तरफ बर्थ रेट ज़्यादा होगा, उनकी पॉपुलेशन स्टैटिक होगी, ये रैपिडली ग्रोइंग होगी, उनकी जो डिपेंडेंसी रेशो होगा वो लेस होगा, इनका मोर होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो वहाँ पे मोर इनकम लेस एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ पे लो इनकम हाई एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये 4-5 डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह जी हमारा डेमोग्राफी वाला चैप्टर कंक्लूड होता है, ठीक है। तो एंड पे एक डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका वैसे सवाल आया नहीं हुआ, आपने पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का एक डिफरेंस दिया हुआ है कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ये कंसिस्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन है, ये रिलेटेड टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, और उसके 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस है, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज, माइग्रेशन, सोशल, और ये क्या है, इट डिफाइंस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ इन आ कम्युनिटी, ठीक है। तो इस तरह चैप्टर आपका कंक्लूड होता। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।